स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube के चैनल सोशियोलॉजी क्लास में। मैं डॉक्टर चांदनी मरकाम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी। आज आप लोगों को विवाह पढ़ाने जा रही हूँ, स्पेशली ट्राइबल मैरिज के बारे में। तो विवाह क्या है? समाज शास्त्र में विवाह को एक संस्था माना जाता है। कैसी संस्था? जो एक स्त्री और पुरुष को वैवाहिक संबंध स्थापित करके साथ में जीवन यापन करने का अवसर प्रदान करती है, वो विवाह है। तो विवाह हिंदू धर्म में अलग उसके नियम है, मुस्लिम में अलग है, क्रिश्चियन में अलग है। आज हम जनजातियों में विवाह के जो नियम होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उनके उद्देश्य क्या क्या हैं, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ट्राइबल मैरिज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ट्राइबल मैरिज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा विवाह, जिसको प्रोबेशनरी मैरिज भी कहा जाता है। जैसे अपन गवर्नमेंट जॉब लगते हैं तो हमको एक प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है, 2 साल के, 3 साल के, उसके बाद आपकी नौकरी स्थायी होगी, ऐसा कहा जाता है। वैसे ही ट्राइबल मैरिज में भी ऐसा होता है कि एक लड़के को एक लड़की को ये अनुमति दी जाती है कि वो साथ में रह सकते हैं, साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, मतलब यौन संबंध स्थापित करने की पूरी छूट दी जाती है। एक दूसरे को समझने का अवसर प्रदान किया जाता है, और जब उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, तो वो शादी कर सकते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं, हम दोनों की एक साथ नहीं जम रही है, तो वो मूव ऑन कर सकते हैं। उसको आज के कॉन्टेक्ट में आप समझ सकते हैं कि जैसे आजकल लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट चला है, बिल्कुल वैसा ही परिवीक्षा विवाह एक तरीका होता है जनजातियों में। कुकी जनजाति में अधिकतर पाया जाता है, भारत में ही पाई जाती है कुकी जनजाति, उसमें परिवीक्षा विवाह पाया जाता है। हरण विवाह मतलब मैरिज बाय कैप्चर, मतलब अगर किसी युवक को कोई युवती पसंद आती है तो वो जाता है और उसका हरण करके ले आता है, मतलब किडनैप करके ले आता है और उसके बाद उससे शादी करता है। इसको ना राक्षस विवाह भी कहा जाता है। ये पाया जाता है हो जनजाति में, खरिया जनजाति में और नागा जनजाति में। इन जनजाति के लोग अधिकतर हरण विवाह को प्राथमिकता देते हैं। फिर तीसरे टाइप का प्रकार है जनजातियों में जो विवाह का पाया जाता है, वो है परीक्षा विवाह, मतलब कि एग्जाम जैसे अपन देते हैं ना, वैसा ही। मतलब एक युवक को यदि शादी करनी है तो उसको अपने शौर्य का परीक्षण देना पड़ता है, और अगर वो अपने पराक्रम को दिखाने में, अपने शौर्य को दिखाने में सफल हो जाता है तो उसके बाद उसकी शादी होती है। ये भील जनजातियों में इस तरह का विवाह ज्यादा पाया जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि भील जनजाति में एक उत्सव मनाया जाता है जिसको गोल गधेड़ों के नाम से जाना जाता है। वो गोल गधेड़ों का कार्यक्रम ऐसा है, जैसे पंजाबियों में वैसाखी मनाया जाता है ना, वैसे ही सारी लड़कियां, एक खंबा होता है, उस खंबे के ऊपर में नारियल और गुड़ रखा होता है, और सारी लड़कियां उस खंबे के गोल गोल घूम के डांस करती रहती हैं। और जितने भी युवक होते हैं उस समुदाय के, उन युवक को, उन लड़कियों को क्रॉस करके उस खंबे में रखे गुड़ और चने को निकाल के उस प्रसाद को बांटना रहता है, ये करना रहता है। और जब भी कोई लड़का उस खंबे के पास जाने की कोशिश करता है तो जितनी लड़कियां उसके गोल गोल घूम के डांस करते रहती हैं, वो उस लड़के को रोकने की कोशिश करती हैं। तो युवक को क्या करना होता है? उस लड़कियों को पार करके उस खंबे में चढ़ना होता है और नारियल और गुड़ को निकालना होता है। यदि कोई लड़का ऐसा करने में सफल हो जाता है तो वो अपनी मनचाही युवती से शादी कर सकता है। ये भील जनजातियों में एक तरीका होता है गोल गधेड़ा उत्सव के माध्यम से युवक के शौर्य का परीक्षा लेने का। तो ये भील जनजातियों में पाया जाता है। ठीक है, इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे पुराने जमाने में रामायण में हम देखते थे कि भगवान राम को सीता को प्राप्त करना था तो स्वयंवर रखा गया था। उन्होंने शिव धनुष को तोड़कर अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। अर्जुन के सामने भी स्वयंवर रखा गया था, उन्होंने मछली की आंख में तीर लगाया था, उसके बाद उनके शौर्य का परीक्षण हुआ। तो यही प्रथा जनजातियों में भी पाई जाती है, अपने शौर्य का परीक्षण देते हैं और उसके बाद अगर उसमें वो सफल होते हैं तो उसको लड़की प्राप्त होती है। ये है परीक्षा विवाह। नेक्स्ट विवाह पाया जाता है क्रय विवाह, मतलब वधु मूल्य। जैसे आजकल के जमाने में दहेज की प्रथा है ना, कि लड़की की शादी होती है तो लड़की के माता पिता दहेज देते हैं, वैसे ही उस जमाने में वधु मूल्य था कि अगर शादी कर रहे हैं तो लड़के को वधु मूल्य देना होता था, कि आपको लड़की मिल रही है भाई तो आपको उसके बदले में पैसा देना होगा, वो होता है वधु मूल्य। ठीक है, ठोंगा जनजाति में एक लाबोला प्रथा होता है। लाबोला प्रथा मतलब ये कि यदि किसी भाई की शादी हुई और उसको दहेज मिला, ठीक है, तो वो सारा दहेज में मिला हुआ जितना भी पैसा होगा, जो भी प्रॉपर्टी होगा, सामान होगा, वो सब वो संभाल के रखेगा और अपनी बहन की जब शादी होगी तो उसकी शादी में वो दे देगा। ये है क्रय विवाह। ठोंगा और बाटू जनजाति में पाया जाता है। नेक्स्ट विवाह उनमें पाया जाता है सेवा विवाह। सेवा विवाह नाम से ही क्लियर है कि यदि किसी लड़के के पास शादी करनी है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो वधु मूल्य चुका पाए, तो वो क्या करेगा? वैसी परिस्थिति में कुंवारा तो रहेगा नहीं,
उसको जो लड़की पसंद है उसके घर जाएगा, उसके पिता के पास जाके रिक्वेस्ट करेगा और उसके यहाँ वो सेवा करेगा। सेवा करेगा मतलब उसके पिता के साथ खेती कार्य में अपना हाथ बटाएगा, पशुओं को चराने ले जाएगा, घर का सारा काम करेगा, जितना भी उसको काम करना है वो पूरा अपना सेवा देगा, तब तक करेगा जब तक लड़की का पिता प्रसन्न नहीं हो जाता। और प्रसन्न होने के बाद अपनी बेटी की शादी उससे करा देगा। एक मूवी आई थी रमैया वस्तावैया, उसमें वो लड़का उस लड़की को पाने के लिए जो करता है, उसके भाई का जितना भी ऑर्डर फॉलो करता है, उसके घर में जितना भी काम करता है, बस उसी एग्जाम्पल से आप उसको समझ लीजिए कि यह है सेवा विवाह। नेक्स्ट विवाह का प्रकार उनमें पाया जाता है विनिमय विवाह, मतलब एक्सचेंज विवाह। जैसे गुरामट विवाह होता है कि आप उसके घर की लड़की अपने घर ले आए और अपने घर की लड़की उनको दे दिए, तो ये होता है गुरामट विवाह। ये ज्यादातर खासी जनजाति में पाया जाता है। इसको दूध लौटावा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है सहपलायन विवाह। नाम से ही क्लियर है कि लड़का लड़की दोनों यदि शादी करना चाहते हैं और घर वाले मंजूरी नहीं दे रहे हैं तो दोनों एक साथ मिलके भाग जाते हैं, वो होता है सहपलायन विवाह। ये तरीका पूरे भारत में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हठ विवाह। हठ विवाह का मतलब यदि किसी लड़की को किसी लड़के से शादी करनी है और उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो वो लड़की उसके घर में जबरदस्ती घुस जाएगी और तब तक रहेगी जब तक उसके घर वाले स्वीकृति नहीं दे देते। अब इस स्थिति में क्या होगा, उस लड़की से जरूरत से ज्यादा काम करवाया जाएगा, उसको भोजन नहीं दिया जाएगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा, उसको तकलीफ दिया जाएगा, हो सकता है उसके साथ मारपीट भी किया जाए, बुरा व्यवहार किया जाए, तो लड़की उसको तब तक बर्दाश्त करेगी जब तक उसके घर वाले उसको अपनी स्वीकृति ना दे दे, अपने घर की बहू ना मान ले। तो इतने प्रकार हैं जनजातियों में विवाह करने के। इसके बाद हम देखते हैं कि जनजातियों में किस प्रकार के विवाह होते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, एक होता है एक विवाह और दूसरा होता है बहु विवाह। तो एक विवाह का जो प्रचलन है वो आजकल है, एक पुरुष और एक स्त्री का जो विवाह होता है वो एक विवाह है, लेकिन जनजातियों में बहु विवाह की प्रथा है। तो बहु विवाह को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है बहुपत्नी विवाह, दूसरा भाग है बहुपति विवाह और तीसरा भाग है समूह विवाह। तो आइए तीनों को अलग अलग हम देखते हैं। तो पहला विवाह का प्रकार पाया जाता है बहुपति विवाह। नाम से ही क्लियर है, बहुपति मतलब एक स्त्री के एक से अधिक पति हों, बहुत सारे पति हों। अब ये पति ऐसे भी हो सकते हैं जो आपस में भाई भाई हों, या फिर ऐसे भी पति हो सकते हैं जो आपस में भाई ना हों। ठीक है, तो ये होता है बहुपति विवाह। अब भारत में खस, टोडा और नायर जो जनजाति हैं उनमें बहुपति विवाह का प्रचलन ज्यादा पाया जाता है। अब जो खस जनजाति है उनमें क्या होता है, एक स्त्री जो है वो एक परिवार में जितने भाई होते हैं वो सबकी पत्नी कहलाती है, लेकिन उसका विवाह उस परिवार में अगर 5 भाई हैं तो सबसे बड़ा भाई जो होगा उसके साथ उसका विवाह होता है। और ये जो खस जनजाति हैं ये हमारे भारत के हिमाचल क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब जो पत्नी है वो कहलाएगी पत्नी तो सब भाइयों की, 5 भाइयों की। अब उसका जो संतान उत्पन्न होगा वो जो बड़ा भाई है उसके नाम से ही जाना जाएगा और उस स्त्री पे सबसे ज्यादा अधिकार बड़े भाई का भी होगा। अब जो बाकी अगर 4 भाई हैं उनकी शिक्षा पर डिपेंड करता है, अगर वो चाहें तो और भी विवाह कर सकते हैं किसी और स्त्री से। अब वो जो बाकी स्त्रियां हैं उनके साथ जो छोटे भाई विवाह कर रहे हैं ये बड़े भाई की मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो अपने छोटे भाई की पत्नियों के साथ संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से जो विवाह है बहुपति विवाह का प्रचलन जो है ये खस जनजातियों में पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं टोडा जनजाति की तो उसमें भी बहुपति विवाह का प्रचलन है। टोडा जनजाति में एक संस्कार होता है, उसका नाम है पुरसुप्तमी संस्कार। पुरसुप्तमी संस्कार वो संस्कार ऐसा होता है कि क्योंकि ये बहुपति विवाह का उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, तो जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है और वो बहुत सारे पुरुष के साथ रह रही है तो उसके लिए ये क्लियर कर पाना खुद उस स्त्री के लिए मुश्किल होता है कि अगर उसने गर्भ धारण किया है तो इस बच्चे का पिता कौन होगा। तो उनमें जो पुरुषोत्तमी संस्कार होता है वो ऐसा होता है कि उसके गर्भ धारण के 5वें महीने में उसके अगर 5 पति हैं, 6 पति हैं, तो उन पतियों में से जो भी उस स्त्री को उसके गर्भ धारण के 5वें महीने में धनुष बाण ला के गिफ्ट करता है वो उस बच्चे का पिता कहलाता है। ऐसी उनकी मान्यता है। अब उस बच्चे का पिता बायोलॉजिकली कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यदि हम देखें तो जो भी पिता उसको 5वें महीने में धनुष बाण ला के गिफ्ट करेगा वही उस बच्चे का पिता कहलाएगा। अब उसकी सेकेंड प्रेगनेंसी में जो इस प्रथा का पालन करेगा वो उस बच्चे का पिता कहलाएगा। इस बीच में ऐसा भी हो सकता है कि जिस पति ने
उस महिला को धनुष बाण गिफ्ट किया है, उसकी अगर किसी वजह से मृत्यु भी हो जाती है तो भी ऐसा नहीं है कि जो उसका दूसरा भाई है या दूसरा पति है वो उस बच्चे का पिता कहलाए। जिसने धनुष बाण गिफ्ट किया है वही उस बच्चे का पिता कहलाएगा। ये होता है टोडा जनजाति में पाया जाता है। अब अगर हम देखते हैं कि बहुपति प्रथा का प्रचलन क्यों है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका कारण क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि खस जनजाति हो गया, टोडा हो गया, नायर जनजाति हो गया, इन जनजातियों में बहुपति प्रथा का प्रचलन है। तो उसके पीछे कुछ कारण ये बताया गया है कि खस जनजाति अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं, और क्योंकि पांडवों में जो द्रौपदी होती है उन्होंने अपने 5 भाइयों से शादी किया था, इसलिए वो इस प्रथा का मतलब इस संस्कृति का पालन करते हुए वो भी ऐसा करते हैं। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि वधु मूल्य बहुत ज़्यादा होता है और लोगों के पास यदि पैसा नहीं है वधु मूल्य देने के लिए तो इस वजह से भी एक ही महिलाओं से कई लोग शादी कर लेते हैं। फिर स्त्रियों का अनुपात जो है पुरुषों की अपेक्षा में जनजातियों में बहुत कम पाया जाता है। और अगर हम आर्थिक स्थिति पे बात करें तो आर्थिक स्थिति भी जनजातियों की इतनी कमजोर रहती है ना कि महिलाएं खुद चाहती हैं कि उनका और उनके बच्चों का लालन जो पालन है वो बहुत अच्छे से हो पाए, इसलिए भी वो बहुत सारे पतियां रखने के समर्थन में होती हैं। तो ये सब मुख्य कारण है जनजातियों में बहुपति विवाह के प्रचलन का। चलिए दोस्तों, अभी हमने देखा बहुपति विवाह, अब हम देखते हैं बहुपत्नी विवाह क्या होता है। तो बहुपत्नी विवाह मतलब एक पुरुष जिसकी बहुत सारी पत्नियां होती हैं। ये बहुपत्नी विवाह का प्रचलन आज भी ना अफ्रीकन क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। वहाँ पे जो जनजातियां पाई जाती हैं, युगांडा, बगांडा, ऐसी जनजातियों में आज भी बहुपत्नी विवाह का प्रचलन ज्यादा है। पुराने जमाने में भी हमने देखा है कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वे बहुत सारी रानियां रखते थे, बहुत पत्नियां रखते थे। और आज भी अगर हम देखें तो हिंदू समुदाय की तो मैं बात नहीं करती, लेकिन जो मुस्लिम धर्म है उनमें आज भी 4 पत्नियां रखने का उन लोगों को परमिशन है। तो ये है बहुपत्नी विवाह। तो अगर हम बहुपत्नी विवाह के कारण पे चर्चा करते हैं कि क्यों रखा जाता है बहुपत्नी विवाह, तो उसके पीछे कारण ये है कि जो जनजाति समाज है उनमें बहुत ज्यादा पत्नियां रखना वो अपनी ऊंची सामाजिक प्रतिष्ठा का एक द्योतक माना जाता है। दूसरा ये कि बहुत सारी पत्नियां होंगी तो खेत में कार्य करने के लिए ज्यादा सहूलियत हो जाएगा, ये एक उनका कारण पाया जाता है। और पुत्र प्राप्ति की लालसा से भी लोग बहुपत्नी रखते हैं। तो ये सब मुख्य कारण है जिसकी वजह से बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन चला है। इसके अलावा एक मुख्य कारण और है कि जो हमारे धर्म सूत्र हैं हिंदुओं में, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि यदि आपकी पत्नी बांझ है तो इस स्थिति में आप दूसरी शादी कर सकते हैं या दूसरी तीसरी कई शादी कर सकते हैं। पहला कारण वो ये बताता है। दूसरा कारण वो ये बताता है कि यदि आपके विवाह को 10 साल हो गया है, 10 साल हो गया है, आपको लगता है कि आप अपनी पत्नी से बोर हो चुके हैं, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। यदि आपकी पत्नी आपको बार बार पुत्रियां ही उत्पन्न करके दे रही हैं, उस स्थिति में भी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। यदि आपकी पत्नी बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति की है या आपका व्यवहार उसके साथ नहीं जम रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने प्रथम विवाह के तुरंत बाद भी दूसरे विवाह कर सकते हैं। ऐसा हमारे धर्म सूत्र में लिखा हुआ है। तो इस धर्म सूत्र में जो बात लिखी हुई है उसका फायदा उठाकर भी पुरुष जो हैं वो कई विवाह कर लेते हैं। ये है बहुपत्नी विवाह का कारण और क्यों किया जाता है और उसके फायदे क्या हैं। अभी हमने बहुपत्नी विवाह देखा, बहुपति विवाह देखा, और तीसरा प्रकार जो जनजातियों में पाया जाता है वो है समूह विवाह। समूह विवाह का मतलब सामूहिक विवाह नहीं है जो मुख्यमंत्री योजना के द्वारा कराया जाता है कि एक सामूहिक रूप से सभी का विवाह कराया जाता है, वो नहीं है बिल्कुल। एक बार क्या हुआ था, मलेशिया में वृद्धों के द्वारा एक युद्ध के पश्चात एक समूह में जितनी महिलाएं थी उन सबके साथ विवाह कर लिया जाता था। वो कहलाता है समूह विवाह। मतलब एक समूह के लोग दूसरे समूह के सभी लोगों के साथ विवाह कर लेते हैं। अब उस समूह में यदि 20 औरतें हैं और इस समूह में यदि 20 पुरुष हैं, तो वो जो 20 औरतें हैं वो पूरे 20 पुरुषों की पत्नियां कहलाएंगी। ऐसा नहीं कि केवल कोई एक स्त्री उनकी पत्नियां कहलाएंगी। और उसी तरह से इस समूह के जितने पुरुष होंगे वो उस समूह की सभी महिलाओं के पति कहलाएंगे। मतलब एक समूह दूसरे समूह से विवाह कर लेता है और समूह के सभी सदस्य आपस में पति पत्नी कहलाते हैं। ये होता है समूह विवाह। अब इन 3 प्रकार के जनजातियों में विवाह को आपने समझा है। इसके अलावा कुछ जनजातियां होती हैं जिनमें कुछ विचित्र प्रकार के प्रथाएं भी पाई जाती हैं जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। चलिए उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। संथाल जनजाति होता है। उस संथाल जनजाति में क्या होता है कि जितने भी विधुर होते हैं, विधुर उनको कहा जाता है जिनकी पत्नियों की मृत्यु हो जाती है। जितने भी विदुर होते हैं और जितनी भी विधवा होती हैं वो दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं। ये प्रथा पाई जाती है संथाल जनजाति में। इसी प्रकार से एक गारो जनजाति होती है। गारो जनजाति में क्या होता है कि ससुर की मृत्यु होने के बाद जो दामाद होता है वो अपनी सास से विवाह कर लेता है।
ये प्रथा पाई जाती है गारो जनजाति में। इसके पश्चात होता है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति में क्या किया जाता है कि जो दादा होते हैं वो अपनी पोती के साथ विवाह कर लेते हैं। नागा जनजाति, जो नागा जनजाति है उसमें क्या होता है, एक पुत्र अपनी सौतेली माँ से विवाह कर लेता है। ठीक है, उसका उद्देश्य, अगर वो सौतेली माँ से विवाह कर रहा है तो यौन संबंध स्थापित करना उसका उद्देश्य नहीं रहता। उद्देश्य रहता है पूरी तरह से आर्थिक रूप से, क्योंकि वो सौतेली माँ है भाई, तो हो सकता है जितनी प्रॉपर्टी है, खेत है, जमीन जायदाद है, वो सबको लेके चली जाए। तो वैसी स्थिति में जो सौतेला पुत्र होता है वो अपनी सौतेली माँ से विवाह कर लेता है और उद्देश्य केवल आर्थिक रूप से रहता है। इसके बाद आता है लाखेर जनजाति। तो जो लाखेर जनजाति है उसमें जो पिता होता है वो अपने पुत्र की विधवा से विवाह कर लेता है, मतलब अपनी ही बहू से। यदि उसकी बहू विधवा हो जाती है तो उस स्थिति में वो अपनी बहू के साथ विवाह कर लेता है। और एक जनजाति पाई जाती है जिसमें जो दादी होती हैं वो दादी उनके पौत्र को गिफ्ट के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, एक जनजाति जो रहती है बूरा और पेल्विक जनजाति, जो उत्तरी नाइजीरिया में पाई जाती है। वहाँ पे जो पौत्र होते हैं उनको उनकी दादियाँ जो हैं वो गिफ्ट के रूप में मिलती है, मतलब उनके उत्तराधिकारी जो होती हैं दादी, वो जो पोते होते हैं वो अपनी दादी को अपनी वाइफ के जैसे यूज कर सकते हैं। ये बूरा जनजाति में पाया जाता है, ये नाइजीरिया में पाई जाती है। तो दोस्तों आज हमने देखा है कि ट्राइबल मैरिज के बारे में देखा है कि जनजातियों में किस प्रकार के विवाह पाए जाते हैं और उनके उद्देश्य क्या होते हैं, और बहुपति विवाह क्या होता है, बहुपत्नी विवाह क्या होता है, समूह विवाह क्या होता है। मुझे लगता है आप लोगों को जानकारी में आप लोगों की वृद्धि हुई होगी। आप लोगों को यदि ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। यदि कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके जितने डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए। चैनल में बने रहिएगा, आगे मैं और वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर लाते रहूंगी। थैंक यू।